नहीं। तो आज अपन साथियों पढ़ रहे हैं लूणी नदी तंत्र। लूणी नदी तंत्र के अंदर पहले मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या इसके अंदर पूछे जाते हैं सवाल। उसके अंदर अपन पूरा डायग्राम से समझेंगे। मैं आपको हाथों हाथ लूणी नदी तंत्र बनाना सिखा दूंगा और इसके बाद में आपके समस्या 1% भी नहीं रहने वाली है। अब नदी तंत्र, ये नदियां जो है ना, वो मुझे पढ़ाने का बहुत आनंद आता है। और नदी जो पढ़नी पड़ती है विद्यार्थियों को, उनको हमेशा ही इसमें क्योंकि याद नहीं हो पाते और वे हमेशा ही इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए उनको ये बोरिंग टॉपिक लगता है। लेकिन मेरे लिए ये चुनौती है कि मैं इस बोरिंग टॉपिक को के अंदर आपकी रुचि जगा दूंगा। और ये आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा। पहले अपन इन चीजों को पढ़ते हैं, फिर मैं डायग्राम बनाकर बताऊंगा और हाथों हाथ आपको साथ में बनाना है। डायग्राम मेरे साथ साथ बनाना है। बिल्कुल ही आपके फिर नदियों में से आप कहते हो ना प्रश्न सर वहां पे कंफ्यूज होते हैं या गलत होते हैं, वह चीज नहीं होगी फिर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं अपन लूणी नदी तंत्र। तो लूणी नदी में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसके उद्गम से पूछा जाता है। तो इसका उद्गम जो होता है वो नाग पहाड़ी अजमेर से। अब नाग पहाड़ियां अजमेर, नाग पहाड़ी अजमेर या नाग पहाड़ अजमेर कुछ भी आ सकता है। तो ये एक दो मात्रा से या इससे ये कंफ्यूज होने की चीजें नहीं है। इससे कई विद्यार्थी इसको भी पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने लायक है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। नाग पहाड़ी अजमेर ध्यान में रखनी है, यहाँ से ये उद्गमित होती है और इसके बाद में ये अंतिम इसका जो बिंदु है वो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अब अरब सागर के अंदर भी कुछ नदियां कच्छ के रण में विलीन होती है, कुछ जो है खंबात की खाड़ी में विलीन होती है। आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आप भारत का मैप उठाकर देखेंगे कि आपके कच्छ का रण कहाँ है। अब जैसे ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है भारत का, अब आप इसमें ये चीज कंफर्म करना कि कच्छ का रण कहाँ है और खंबात की खाड़ी कहाँ है। इन दोनों में से एक कच्छ का रण है और एक खंबात की खाड़ी है, ये आपके लिए है। फिर यदि कंफ्यूज होते हैं तब मुझे बता देना, तो मैं इसे आपके हमेशा के लिए ये बाहर निकाल दूंगा कि कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी का कंफ्यूजन कैसे दूर किया जाए। तो ठीक है, इस चीज को आज आपको देख लेना है। जो चीजें ये पढ़ाता हूं मैं उसको मैप में वापस देखा करें। अपने पास में डिजिटल बोर्ड नहीं तो मैं हाथों हाथ ही आपका सॉल्यूशन कर देता, लेकिन आपके इस समस्या का समाधान भी आने वाले समय में कर दिया जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। वैसे उपनाम इसके बहुत प्रश्न बनते हैं। सर्गावती, जहां से इसका उद्गम होता है ना, वहीं सर्गावती नाम से इसको जाना जाता है। तो सर्गावती भी कहते हैं, कई जगह सागरवती भी लिखा आता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो लिख देते हैं इसको सर्गावती सागरवती, जो स्थानीय भाषा में कुछ नाम बदल भी देते हैं। फिर वहां से आगे चलती है गोविंदगढ़ तक, इसे साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। जालोर के अंदर इसे रेल नदी या रेल नाड़ा भी कहते हैं, रेल नदी के नाम से जानते हैं। मरुगंगा या मारवाड़ की गंगा इसे कहा जाता है क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी मानी जाती है। लवणवती नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लवण और मारवाड़ी में क्या है, लूण, तो लूण की मात्रा अधिक है या लवण की मात्रा अधिक है, यानी नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लवणवती कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने इसे अंतःसलीला कहा है। किसने? कालिदास ने इसे अंतःसलीला कहा है। अब इसकी बात करते हैं बहाव क्षेत्र की। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों के, इसलिए मैंने विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या दी है, ट्रिकास्त्र, ट्रिक जावत्स, ये ट्रिकास्त्र तुझे दिया जाता है। ब्रह्मास्त्र और वे लेवता नहीं, अर्जुन और ये सब महाभारत में अपन देखते हैं वो ब्रह्मास्त्र लेने गया, वो ये अस्त्र लेने गया। यहाँ पे आपको ट्रिकास्त्र दिया जा रहा है, अचूक है, बिल्कुल चूकेगा नहीं। अब देखो बहाव क्षेत्र में यहां से आ जाएगा अजमेर, ये क्रमशः है, इसलिए इस ट्रिक को याद करना है। क्या है? अन्ना पीजे बीजे, कोई समस्या है कौन। और यहां से आएगा आपके नागौर, नागौर, फिर यहां से आएगा पी से पाली, फिर यहां से आपको लेना है, जालोर मत ले लेना, जोधपुर, क्योंकि जालोर तो लास्ट में आएगा। फिर बाड़मेर, बाड़मेर, और यहां से फिर आएगा आपके जालोर, जलूहर, ठीक है, जावालीपुर। बहुत सारे नाम आपको बताए थे, आरएस में सवाल देख लो कैसे बनते हैं, आपने देख लिए अपनी क्लासेस में से सवाल। अब कई बीरा जी को जो छिद्रान्वेषी है नहीं, मैं क्या कैसे गुरु जी एक क्लास हूँ एक सवाल आऊं कहे, अरे भैया मैं आरएस का बैच चलाया ही नहीं है और जितनी क्लासें पढ़ी है सिर्फ एक नहीं, ये तो उदाहरण दिए, पूरा पेपर विश्लेषण, हम इतना समय नहीं है कि पूरा पेपर विश्लेषण करके और मैं फिर वापस उसमें एक एक चीज बताऊं। इतना न तो मेरे पास में इतनी बड़ी टीम है और न मेरे पास में इतना समय है। 4 घंटे की नींद मुश्किल से ले पाता हूँ, उस किस कार्य के लिए नहीं ले पाता हूँ वो जल्दी आपको पता चल जाएगा कि हाँ गुरुजी ये कार्य कर रहे थे और इतने कम समय में ये कैसे किया होगा, वो आप खुद सोच लेना फिर। इसलिए इतना नहीं है कि मैं अब एक एक क्लास का विश्लेषण करूं तो काफी सवाल आए अंदर से,
लेकिन वो नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना समय की कमी रहती है। हम वो प्रमाण देने के चक्कर में ही नहीं है, आगे क्लासें भी देनी है विद्यार्थियों को, काफी सारे विद्यार्थियों की उम्मीदें हैं, तो उन उम्मीदों पर खरा उतरना है, सिर्फ बताना ही थोड़ी है। विद्यार्थियों को पता है कहां से आ रहा है, जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से यदि सवाल बना है तो बाहर नहीं गया है। अभी तो अपन ने शुरू तो किया है बैच, ज्यादा समय हुआ भी नहीं है। चलिए ये जो है, अब इसमें देखो ये क्रम है, ठीक है। अब क्रम कैसे, ये अजमेर, सबसे पहले अजमेर से निकलती है, फिर अजमेर से निकलते हुए ये नागौर में चली जाती है, अन्ना लिखा है ना अपन ने, नागौर, फिर नागौर से निकलते हुए ये पाली में बहती है, फिर पाली से निकलकर ये जोधपुर में प्रवेश करती है, जोधपुर, फिर जोधपुर से निकलकर ये कहां चली जाएगी, बाड़मेर में, और बाड़मेर से ये चली जाएगी कहां, जालोर, और जालोर से फिर कहां चली जाएगी, कच्छ के रण में, जालोर से फिर कहां, कच्छ का रण, कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। एक एक चीज समझने लायक है, देखो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसलिए मैं कहता हूं एक मतलब 10 सेकंड का स्किप भी आपके लिए हो सकता है कि वो प्रश्न वहीं छूट जाए। तो ये क्रम आने वाले समय में पूछा जा सकता है, इसलिए क्रम हमेशा ध्यान में रखना है अपन को। तो इस क्रम में बहती है अपनी लूनी नदी, ठीक है, यहां से बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं इसका बेसिन, गोडवाड़ बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, गोडवाड़ बेसिन। अपन ने जब मरुस्थल पढ़ा था तब मैंने आपको बताया भी था, और ये सवाल बन गया था आरएस के अंदर कि इसमें से ये ऑप्शन के अंदर था, मतलब कि वो मिलान करने वाला था ना, आपने राजस्थान का मरुस्थल के जो भागों में बांटा था अपन ने बेसिन वाले, उसके अंदर ये जो लूनी बेसिन कह दो या गोडवाड़ बेसिन कह दो, एक ही बात होती है। तो ये चीजें कुछ जो है आपको क्लास में ही समझनी होती है कि ये ऐसे है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो साथियों जल है, देखो यहां से जब निकलती है अजमेर से तो ये मीठा पानी होता है, लेकिन ये मीठा रहता है लेकिन बालोतरा तक ही रहता है। बालोतरा तक तो रहता है मीठा, लेकिन बालोतरा के बाद में ये खारी हो जाती है, तो इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहते हैं। क्यों खारी हो जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे नमक की मात्रा ज्यादा रहती है। हॉलैंड क्राइस्ट वगैरह जो हवाएं हैं, ये सारी जो है नमक वाली हवाएं चलती है यहाँ से, उसके कण जमीन पे रहते हैं और ये नदी बहती है तो फिर उसके अंदर से, तो ये कारण है कुछ जिसकी वजह से इसका जल खारा हो जाता है। तो कहां से होता है वो ध्यान रखना कि बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। इसके किनारे बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा सभ्यता है, मल्लीनाथ जी का मेला भी पड़ता है, यहाँ पे पशु मेला है, बहुत बड़ा, बहुत प्राचीन पशु मेला है। तो तिलवाड़ा सभ्यता और मल्लीनाथ जी का संबंध कौन सी नदी से है, ध्यान रखना आपने, लूनी नदी से है, ठीक है। सांचौर में, सांचौर कहाँ है, जालोर के अंदर, सांचौर में दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, और वो दलदली क्षेत्र आपके नेहड़ कहलाता है। अपन ने शब्दावली के अंदर पढ़ा था, नेहड़ को मैंने बताया था निर्हृत यानी लहराता हुआ समुद्र, प्राचीन समय में बताया गया। तो कभी किसी समय लहराता हुआ समुद्र था, अब जो है लूनी नदी वहां से निकलती है, तो वो दलदली क्षेत्र जो है उस तरफ का, सांचौर के आसपास का ही, वो नेहड़ कहलाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार प्रश्न बना है, आगे भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न एक बार ये प्रश्न आया था, इसीलिए सभी पुस्तक में मिलता है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जामिनर ने दिया था एक बार, ठीक है ना। और जब प्रश्न आ जाता है उसके बाद में वो प्रश्न दिखते ही है। तो पुष्कर में कहते हैं कि बाढ़ अधिक होगी, ये कॉमन सेंस का सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं, ये किसी और नदी में भी आ सकता है, तो जिसने व्यवस्थित समझा है वो इसे सही कर देगा। कि पुष्कर में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आएगी, ये प्रश्न था। तो पुष्कर में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में आएगी। उसका कारण ये है कि आपके जो बालोतरा है ये बाड़मेर के अंदर है, वैसे इसके पास में आशोत्रा ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, बहुत प्राचीन है। ब्रह्मा जी के 3 ही मंदिर है राजस्थान के अंदर, एक तो अपने सबसे प्राचीन तो पुष्कर में, फिर है अपने छिंज बांसवाड़ा, और एक है बालोतरा आशोत्रा के अंदर, ठीक है। राजपुरोहित समाज के आराध्य देव है, बहुत पूजते हैं इनको। और इनके मंदिर के लिए मान्यता यह है कि जो भी इनकी मंदिर की ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा करता है वो अगला सूरज नहीं देख पाता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इन मंदिरों की संख्या कम है। तो 3 मंदिर है, उसमें से एक आशोत्रा के अंदर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। दर्शन हमारे तो ये रूट में था, काफी बार दर्शन किए भगवान के। और तो चलिए अब आगे बताता हूं आपको कि बालोतरा जो है इस नदी के पेटे से नीचे है। क्या है, पेटे से नीचे। मैंने आपको गग्गर पढ़ाई तब बताया था कि 2 शहर है राजस्थान के, एक तो बालोतरा और एक हनुमानगढ़, जो नदी के पेटे से नीचे। अब नदी में मतलब बाढ़ आएगी तो बालोतरा में बाढ़ आनी है, क्योंकि ये उसके लेवल से नीचे है। पेटे से नीचे का मतलब लेवल से नीचे है। तो यहाँ पे पुष्कर में यानी कि अजमेर देख लो, अजमेर के अंदर बारिश ज्यादा होगी, यहां से निकलती है नदी,
तो यहाँ से तो फ्लो पकड़ेगी, यहाँ जाते फ्लो पकड़ती और जहाँ पे ढलान होगी वहां पे ज्यादा फ्लो पकड़ेगी। इसी का कारण ये है कि यहाँ पुष्कर के अंदर वर्षा अधिक होने पर बाढ़ कहाँ आती है, बालोतरा में। ऐसा प्रश्न कहीं भी बन जाए तो अब आपको ध्यान रखना है, प्रवाह क्षेत्र याद है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ा तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अब बात करते हैं लंबाई की। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में 330 किलोमीटर। ये आंकड़े बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं, जो नदियों के आंकड़े जारी करता है विभाग, उसी से आपके लिए गए। और उसके उपरांत भी जो है कहीं 330 की जगह 320 मिल जाता है, तो भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये आंकड़े जहां पे कंफ्यूजन वाले होते हैं वहां एग्जामिनर पूछता नहीं है इन्हें। जुकाम का असर है आज वैसे, तो वो पूछते नहीं है ज्यादा, और जो फिक्स आंकड़े होते हैं वहां से पूछा जाता है। तो ये चीजें तो आपको याद करनी है। इसके अलावा पूछी जाती है सहायक नदियां। सहायक नदियां अब जो पूछी जाती है और जो प्रश्न बनते हैं वो अब मैं डायग्राम बनवा रहा हूं आपको, और उस डायग्राम को आपको साथ साथ बनाना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, आपको बिल्कुल व्यवस्थित याद हो जाएगा। और इसी तरीके से अपन आगे बनास नदी, चंबल नदी, ये सारी पढ़ेंगे। और आपको जो लगता है ना कठिन टॉपिक थे सर, ये तो बहुत समझ में ही नहीं आते, कभी चंबल को इतना व्यवस्थित पढ़ा नहीं, कभी बनास को इतना व्यवस्थित पढ़ा नहीं, ये सवाल बनते हैं। देख लो बनास नदी का सवाल कल के परसों के पेपर में आरएस में था, और मैं पढ़ाऊंगा जब भी देख लेना कि हाँ सर आपने तो ये सवाल पढ़ाया, उससे भी आगे का पढ़ा दिया। तो ये चीजें हैं जो अपन को व्यवस्थित पढ़नी होती है, इसलिए अपन समय ले रहे हैं इन क्लासेस में। कुछ टॉपिक ऐसे भी आएंगे जिसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा, जहां से सवाल भी बिल्कुल न के बराबर बनते हैं, तो उन टॉपिक को उस हिसाब से पढ़ेंगे। जहां पे विशेष जोर देना उनको विशेष हिसाब से पढ़ेंगे। पहले इन्हें नोट कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद में मेरे साथ साथ आपको ये इसका पूरा डायग्राम बनाना है। तो तैयार हो नदी, लूनी नदी का चित्र बनाने के लिए। चित्र के बाद में आपके उस चित्र की जरूरत पड़ेगी, फिर तो आपको वो मुख जुबानी याद हो जाएगी, फिर आप खुद पढ़ा सकते हो कहीं भी, ठीक है। सबसे पहले अपन यहां बनाते हैं नाग पहाड़ी। क्या बनाते हैं भाई? नाग पहाड़ी ऊपर ही बनानी पड़ेगी ना अपन को, क्योंकि ऊपर है नदी तो ऊपर से निकलेगी। चलिए यहां से अपन निकालते हैं लूनी नदी को, ठीक है। ये लूनी नदी आ गई, जब यहां से निकलती है तो इसका नाम होता है सरगावती। साथ साथ में बनाते रहना, ठीक है, बाद में फिर कहना मत कुछ। यहां से फिर इसके अंदर एक नदी मिलाएंगे अपन यहां। बढ़िया, आज आपके इसका मतलब मैं टंटा मिटा दूंगा नदी का। यहां से एक नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी नदी, ठीक है। यहाँ पे आते आते इसका नाम लूनी नदी का क्या हो जाता है? साकरी नदी हो जाता है। यहां से और गोविंदगढ़ तक मैंने बताया आपको कि इसका नाम साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब देखो ये जहां मिलती है इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं एक बार, ताकि आपके समस्या नहीं होगी। चलिए ये जहां मिलती है इस स्थान पर, इसका नाम है वैसे काकेलाव, जोधपुर के अंदर है। जोधपुर वाले जानते होंगे, या इसे खेजड़ली खुर्द, खेजड़ली खुर्द बोल भी रहा हूं मैं साथ में, नहीं दिखे नहीं तो यूं नहीं कि गुरुजी दिखे कौन दिखे कौन, ऐसा बहानेबाजी है। हाई क्वालिटी कर देख लो दिख जाए, ठीक है। खेजड़ली खुर्द साथ साथ में बोल रहा हूं इसलिए व्यवस्थित लिखे। हाँ गणजणा यूं इनमें ही दिखे कौन, ये तो बहाने है। नहीं बनाना है, नहीं नोट्स नहीं बनाना, नहीं पढ़ना है, दिखे कौन दूसरी क्लास देगा, कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। खेजड़ली खुर्द काकेलाव जोधपुर के अंदर है। कहां है? जोधपुर। जहां पे कौन सी नदी मिलती है? जोजड़ी नदी, ये जोजड़ी है। अब जोजड़ी नदी आती कहां से है? पाडलू, और पाडलू कहां है? नागौर में। पाडलू नागौर से आने वाली जोजड़ी नदी किसके अंदर मिलती है? ये पूरी लूनी नदी है। ये पूरी लूनी नदी अपन पढ़ रहे हैं जो इस तरफ बह रही है, ठीक है। अब देखो यदि मैं ऐसे खड़ा होता हूं, नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ, जिस तरफ बहती है उसी तरह से उसकी दिशा पता चलती है। तब अपन देखते हैं तो दाहिनी तरफ यानी कि ऊपर की तरफ दाहिनी तरफ से मात्र एक नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी नदी, जो पाडलू नागौर से आती है, खेजड़ली खुर्द काकेलाव के अंदर मिल जाती है। तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी है। ये प्रश्न बना है आगे और बन सकता है। अब अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। अब यहां से अपने बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को मिलाते हैं। अब बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में यहां आपके हेमावास, हेमावास कहाँ आया हुआ है? पाली में। हेमावास की पहाड़ियां, हेमावास की पहाड़ियां
पाली से आने वाली एक नदी मिलेगी जिसका नाम है बांडी नदी। बांडी नदी ये यहां क्यों बनाई? ये नदी बांडी के अंदर मिलती है जिसका नाम है गुहिया नदी। गुहिया इसके अंदर मिल रही है और बांडी कहां जा रही है? बांडी सीधी मिल रही है अपने किसके अंदर? लूनी के अंदर। ठीक है, यहां पे ये नदी मिलती है, इसका नाम है मीठड़ी नदी। अब जिसके मैं आपको उद्गम बता रहा हूं वो ध्यान रखने हैं, ज्यादा ये पढ़ना मत कि हर चीज का ही बताए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है मेरे ऊपर जो आपने छोड़ दिया है तो वो बता रहा हूं। यदि क्लास से बाहर जाता है, मैंने बता दिया सभी के लिए बाहर जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मीठड़ी नदी पाली से आती है, ज्यादा गहराई में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। मीठड़ी नदी भी पाली से आती है, ऐसे याद रख लेना PM। ठीक है, पाली से मीठड़ी, पाली से आने वाली मीठड़ी नदी भी मिल गई किसके अंदर? अपने लूनी के अंदर मिल गई। फिर एक नदी और मिलाते हैं इसके अंदर जिसका नाम है आपके सूकड़ी नदी। क्या नाम है? सूकड़ी नदी। अच्छा, ये जो बांडी नदी है ना आपकी, ये बांडी नदी जहां मिलती है वो स्थान है दुधाड़ा। दुधाड़ा बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर दुधाड़ा है। बाड़मेर नहीं, सॉरी, जोधपुर के अंदर है। कहां है? जोधपुर दुधाड़ा के अंदर आपके बांडी नदी मिल जाती है। फिर आपकी निकाली सूकड़ी नदी। जो सूकड़ी नदी जहां मिलती है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, सूकड़ी जहां मिलती है वह स्थान है आपका समदड़ी। समदड़ी के अंदर आपके मिल जाती है सूकड़ी नदी। ठीक है ना? और सूकड़ी नदी आती कहां से है? सूकड़ी नदी आती है देसूरी की पहाड़ियां। देसूरी की पहाड़ियां, देसूरी की पहाड़ियां कहाँ है? पाली के अंदर ही है। जो मेरा पैतृक गांव है गणेरा, उसके पास ही है ये देसूरी। तो देसूरी की पहाड़ी से निकलने वाली सूकड़ी नदी, और वो भी मिल जाती है समदड़ी के अंदर। फिर इसमें एक नदी देखो अपन, मोस्ट नदी, बहुत बढ़िया है ये और बहुत हमारे लिए तो काफी अच्छी है। और ये इसको इसलिए बना रहा हूं ऐसे क्योंकि अभी आप देखेंगे ये जो नदी है इसका नाम है, यहां लिख देता हूं, जवाई नदी। जवाई नदी। सुमेरपुर और शिवगंज, जहां मैं सुमेरपुर से, जहां का मैं रहने वाला हूं अभी, मूल जहां रह रहे हैं, मूल गांव तो गणेराव है और वर्तमान में जहां रह रहे हैं सुमेरपुर। सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में जो अलग करती है उन दोनों को, वो एकमात्र नदी जवाई नदी है। और जवाई नदी के इधर सुमेरपुर इधर शिवगंज, तो ट्विन सिस्टर की टाइप में कहलाती है ये। तो ये जवाई नदी है और ये जो बना हुआ है इसके ऊपर, ये आपके क्या है? जवाई बांध। जवाई बांध बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अभी वर्तमान में मगरमच्छ भी बहुत ज्यादा है, तो इसको कंजर्वेशन के लिए विचार किया जा रहा है। लेपर्ड बहुत ज्यादा है, तेंदुए, पर्यटक बाहरी बहुत आते हैं देखने में। सैफ अली खान और ये सचिन तेंदुलकर, प्रद्युम्न, वो जो CID वाला, वो काफी, मतलब अभी आलिया भट्ट और वो आकर गए, तो मतलब बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं यहाँ। अब बहुत ये हब बन चुका है, अभी पैराग्लाइडिंग और वर्तमान में ये भी शुरू करने वाला है यहाँ पे। तो ये जवाई पूरा कंजर्वेशन घोषित आने वाले समय में हो सकता है। इस पे विचार सरकार कर रही है, सरकार की नजरों में है, ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो जवाई बांध जो है, इसमें जवाई नदी का पानी रुकता है और उसके बाद में ये यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसका भी ध्यान रखें। अब ये आती कहाँ से है? ये आती है गोरिया गांव। गोरिया गांव बाली, बाली से आती, गोरिया गांव बाली से ये उद्गमित होती है। और ये मिलती कहां पर है? यहां लिखता हूं मैं, ये मिलती है गांधव बाड़मेर। गांधव बाड़मेर के अंदर ये लूनी के अंदर मिल जाती है। तो अपने देखो अभी तक देखो नदियां धड़ाधड़ कितनी सारी अपन ने मिला दी है। उसके बाद में ज्यादा समस्या नहीं है, खाली नाम याद रखने हैं आपको। इसके अंदर एक मिलेगी खारी नदी, जो आएगी कहां से? सिरोई से। खासी याद रखना है, खासी, खारी, सिरोई। और एक मिलेगी इसके अंदर सागी नदी, जो आएगी जालोर से। जालोर से, ठीक है, सागी नदी भी जालोर से। तो खारी, सागी, मीठड़ी,
लीलड़ी, सुकड़ी, लीलड़ी भी मिलती है एक, और सुकड़ी, गुइया, मांडी, ये सारी मतलब जितनी, अब देख लेना, इसको याद रखने का एक तरीका है कि जितनी भी नदियों के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगती है वे ज्यादातर आपके लूनी नदी की सहायक नदियां होगी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी जाए इसकी, फॉर्मेटिंग, एक मार्कर कट गया हो रही, फॉर्मेटिंग का मतलब है थोड़ी सी साज सज्जा कर दी जाए। पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि कोई चीज गलत गड़बड़ नहीं रह गई हो। ये देसूरी की पहाड़ियों से आने वाली बिल्कुल सुकड़ी नदी, और ये मिलती है समदड़ी के अंदर, ये सही है। पाली से मीठड़ी, बांडी भी सही है। हिमावास की पहाड़ियां से आती है, दुधाड़ा जोधपुर के अंदर मिलती है, गांधव, ठीक है। अब देखो फॉर्मेटिंग का मतलब है कि इसको थोड़ा सा, पानी का कलर ऐसा ही होता है, अब आपको पता नहीं इसमें कैसा दिखेगा एडिटिंग होने के बाद, लेकिन जब आप चित्र देखें तो लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में नदियां पड़ाई है। तो कुल मिलाकर इसको थोड़ा सा अपन, अभी वैसे भी दीपावली में साज सज्जा का कार्य चल रहा होगा लोगों के, सभी के घरों में, अपन भी थोड़ी सी साज सज्जा करते हैं, तो जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उसको पूरा सम्मान देंगे अपन कि ऐसे पढ़ाई की जाती है वास्तव में, तब जाके आप सफल हो सकते हैं। सफल क्या, आप खुद भी टॉप कर सकते हैं, और फिर पढ़ाएं, आप भी लोगों की सेवा करें। अब पता नहीं ये पानी आपको कितना दिखेगा, बाद में मैं क्लास पूरी शूट करने के बाद में एडिट करूंगा, तब देखूंगा कि वास्तव में पानी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बाकी मैं इसका एक फोटो लेकर इस बार आज जो है अलग से पर्सनल फोटो लेकर टेलीग्राम ग्रुप में इस नदी का डाल दूंगा व्यवस्थित, ठीक है, ताकि आपके बनाने में आसानी होगी। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना यदि मैं नहीं डाल पाऊँ तो आपके क्या है, ये बनाने में आसानी होगी। चलो बढ़िया बनी की, अरे कमेंट कर दीजो रे, आज तो लाइक और शेयर कर दीजो, इतो तो थे भी गुरु थोड़ा तो कर सको नहीं हम तो। अब आपको वो तो है नहीं कि यार, अब वैसे भी 75,000 सब्सक्राइबर है, आप छुपा के तो रख नहीं सकते, तो इसलिए इससे बढ़िया तो यही है कि शेयर करके फैला दो, तो और भी बढ़िया इस तरह ये क्लासें आपको मिलने लग जाए। तो अब इसकी दिशा देख लो, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, 495 किलोमीटर बहती है ये, ठीक है। 330 कहां पे बहती है, राजस्थान में, राजस्थान में है कौन सी नदी, लूणी, ठीक है। इनमें भी कई जना कमियां निकालन वाला कमियां निकाल दी, बाकी अपार परवाह करनी कौन, अपन ने पढ़ा है, व्यवस्थित पढ़ लिया, तो अपने को परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यदि बनते हैं तो कोशिश मेरी यही रही है कि आपके प्रश्न बाहर न जाए और अपने व्यवस्थित तरीके से ये चीज याद हो जाए, और ये लूनी नदी याद करने का बस यही तरीका है। इससे ज्यादा मतलब मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि कहाँ से सवाल पूछेगा एग्जामिनर, इससे ज्यादा सवाल शायद ही, फिर इससे ज्यादा तो देखो अब गहराई तो जीके अथाह है, कोई कुछ कह नहीं सकते, बाकी इससे ज्यादा पूछने वाला मेरे हिसाब से है नहीं। तो आप एक बार इसका फोटो ले लो बढ़िया से, इसको साथ साथ बनाने सीख जाना, कुछ भी नहीं करना, नागपाड़ी से निकालनी, ऊपर से जोजड़ी नदी मिला देना, फिर बांडी नदी मिला देना, हेमावास की पहाड़ियों से बांडी के अंदर ये गुइया नदी मिलेगी, फिर मीठड़ी पाली के यहाँ से निकलेगी वो मिल जाएगी, सुकड़ी नदी भी पाली से आती है, देसूरी की पहाड़ियां वो मिल जाएगी, समदड़ी के अंदर जाकर मिलेगी, फिर जवाई नदी जो है गोरिया गांव, ये भी बाली लिखा है, पाली के अंदर ही है बाली भी, ठीक है, ये यहाँ पे आती है, और इसके अंदर मिल जाती है कहाँ, गांधव बाड़मेर के अंदर जवाई नदी मिल जाती है, फिर सिरोही से आने वाली खारी नदी और जालोर से आने वाली सागी नदी, और ये सब जाकर मिल जाती है लूनी नदी जो कच्छ के रण में मिल जाती है। और इस तरीके से आपने लूनी नदी पूरी इति सिद्धम आज इतो ही पढ़ा, काले आपने पढ़ा बनास नदी, इन भी बढ़िया चित्र बना हुआ बनास नदी को, और बनास नदी भी हाथों हाथ आपको याद, फिर एक में चंबल पढ़ा देंगे और आपके नदियां हो जाएगी पूरी। तो ले लो स्क्रीनशॉट, मैं भी फोटो लेकर आज आपके फोटो लेकर टेलीग्राम में व्यवस्थित डाल दूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं बनास और चंबल। ये बनास और चंबल यदि अच्छी तरीके से पढ़ ली तो यूं समझ लो कि पूरा ही बंगाल की खाड़ी का अप्पा आपको याद हो गया। नदियों में से प्रश्न बनते हैं साथियों, सहायक नदियों से बनते हैं, उनके उद्गम से बनते हैं, वो कहाँ मिलती हैं उसके अंदर उसमें बनते हैं, जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं वो सभी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लूनी नदी वाला जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, बहुत बढ़िया से डायग्राम बना के बताया था, और जो टॉपिक अभी तक आपके समस्या बना हुआ था वो अब समाधान में बदल चुका है। तो अच्छे से देखो और टाइम निकालो अपने लिए, समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। कई लोग कह रहे हैं सर त्योहार है, हम इसमें बिजी है, हम उसमें बिजी है,
तो देखो बिजी मैं भी हूं, और कितना हूं ये आने वाला समय आपको बताएगा कि हाँ आप इस समय में क्लास कैसे दे रहे थे। तो वो आप खुद बताओगे कि मैं क्लास आपको कैसे अवेलेबल करवा रहा हूँ, किस समय शूट कर रहा हूँ, किस समय नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। तो इसलिए जब मैं क्लास दे रहा हूं तो आपको क्लास अटेंड करने में आधे घंटे की मुश्किल से देता हूं मैं, आधे घंटे या 35-40 मिनट के दे देता हूं, ठीक है। अब उसमें से आपको देख के नोट्स बनाना है, नोट्स नहीं भी बनाए, एक बार देख भी ली तो आधी चीजें याद हो जाएगी। अब उसमें भी समय नहीं निकले तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम क्लास देना है। अब जो साथी पीछे रह रहे हैं 3-4 क्लास देख के रुक गए, अब वो कह रहे हैं उनके लिए अब ये समस्या बन गई कि सर इतनी क्लास आपने तो दे दी, अब हम देखें कब। तो देखो ये सारी समस्या तो मैं नहीं देख सकता, मेरी तरफ से जो है आउटपुट देना है, और मैं आउटपुट दे रहा हूं नियमितता के साथ। मैंने ये भी कहा था कि जो नियमित विद्यार्थी उसे बहुत फायदा होने वाला है, और हकीकत में वे देखेंगे कि उन्हें कितना फायदा हुआ है। और जो नियमित नहीं है अभी भी समय है, नियमितता बना लो, पकड़ लो गति। नहीं तो फिर ये त्योहार सारे जिस तरीके से अभी निकालने हैं ना आपको, बेरोजगारी में जो त्योहार निकलेंगे, कोशिश करो कि आने वाला कोई भी त्योहार आपका बेरोजगारी में नहीं निकले। उसके लिए अभी जो है या तो त्योहार ही मना लो, सीधी सी बात है अभी भी, और या फिर आप पढ़ाई पे समय दे दो, तो फिर आने वाला त्योहार आपके ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्या करना है आपको देखना है, समय कैसे सेट करना है आपको देखना है। मुझे क्लास देनी है समय पर, मैं दे रहा हूं। पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरा काम है, मैं कर रहा हूं, पढ़ना आपका काम है। आप कितना कर सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। अब कैसे निकालना कैसे नहीं निकालना, ये सारी चीजें तो देखो मैं मेरी तरफ से तो हैंडल नहीं कर सकता। कोई पहली दूसरी के बच्चे हो ना, तो उन्हें तो भी ये कह सकते हैं कि ये ऐसे करो। आप खुद अपने आप में समझदार हो तो अपने लिए समय खुद निकालो, फिर बाद में पीछे से भागोगे ना फिर स्किप करनी पड़ेगी, और मेन चीजें आपके छूट जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं, बार बार कहता हूं मैं, फिर छूट जाएगी। फिर मुझे मत कहना कि सर ये आपने पढ़ाया था और मेरे ये छूट गई, मैंने ये नहीं देखी थी, क्योंकि हर एक चीज को मैं बता रहा हूं, और ये प्रश्न बनेंगे जितने बता रहा हूं। बाकी अभी भी यदि सोए हुए हो तो भगवान ही मालिक है फिर आपका। ठीक है, चलो अपन शुरू करते हैं आज। बनास नदी। बनास नदी राजस्थान की ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी राजस्थान में होता है और जाकर विलीन हो जाती है चंबल के अंदर, पूरी तरीके से राजस्थान में बहती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये। तो एक प्रश्न सीधा सीधा ये बनता है, बहुत बार बना, आगे भी बनेगा, कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। ठीक है, अब इससे पहले अपने आंतरिक प्रवाह पढ़ा था, उसके अंदर अपने पढ़ा था कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी। दोनों लैंग्वेज पढ़ी थी तो अपने कांतली पढ़ा था। आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी पड़ी थी गग्गर। तो इन शब्दों के फेर को आपको समझना पड़ेगा। बनास के लिए क्या है? पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। बनास का उद्गम जो है साथियों वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है, और खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद के अंतर्गत है। इसे जसवंतगढ़ की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, और ये कुंभलगढ़ के पास है। तो प्रश्न बनाने वाला कहीं से भी बना सकता है। अब जिसको ये पता है कि खमनोर कहाँ है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। तो उसके ये सवाल गलत नहीं हो सकता। तो ये चीज समझनी, खमनोर की पहाड़ियां। अब हल्दी घाटी के युद्ध को भी खमनोर का युद्ध भी बताया है, तो इसका मतलब ये सारी जो है, हल्दी घाटी भी देखो राजसमंद के अंदर है, और ये नदी जो है यहाँ से उद्गमित होती है। और आज जो मैं बताऊंगा आपको, ये चीजें मैं हमेशा ऑफलाइन में भी, जैसे बनास नदी मैंने कहीं भी पढ़ाई है तो ये पढ़ाई है, और आरएस के अंदर उठा कर देख लेना, इससे प्रश्न बना है। आज अपन डायग्राम बनाएंगे इसका, बनास का पूरा, और उसमें देख लेना कि एक एक नदी आपके इतनी सी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जिसने साथ में बनाना सीख लिया उसकी नैया वैसे ही पार है, इस नदी में भी पार है और एग्जाम में भी नैया पार हो जाएगी। तो ये राजसमंद से उद्गमित होती है। उपनाम इसका जो है वन की आशा वर्णासा वशिष्ठी नदी। याद कर लेना ऐसे कैसे। हालांकि प्रश्न अब जो है इसमें बनता नहीं है इस तरह का, लेकिन बनेगा तो कैसे कि जहां मिलान करने वाले होते हैं ना, इसमें से कौन सा एक असुमेलित है या सुमेलित है, उसमें से ये चीजें डाल देते हैं कि इसका नाम वन की आशा है या नहीं है, ये चीज। तो इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। लंबाई अब मैंने 480 भी लिख रखी है, 512 भी लिख रखी है। क्यों? ज्यादातर ये पढ़ने में आया है कि इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। एच.एम. सक्सेना जी की जो किताब है राजस्थान का भूगोल, उसमें भी 480 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज के आंकड़े जो 2014 में जारी हुए उसके अंदर इसे 512 किलोमीटर बताई है। तो इसलिए मैंने दोनों बता दी, और दोनों को कहाँ कहाँ सोर्स कौन से हैं वो भी बता दिया आपको। तो 480 भी ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है। अब कई लोग जब दो चीज बताता हूँ ना, सीधा ये कहते हैं सर दोनों आगे तो प्रश्न डिलीट, बस भेजामारी खत्म।
कोई चिंता मतलब दो वाली तो चिंता करते ही क्यों, और दो वाली चिंता वही लोग करे अधिका मतलब है कंफ्यूजन विकार शिकार ओड़ा है नहीं वही करे सर दोनों आगे पहले आ चीज सर दोनों आगे तो, और दोनों आगे छोड़ देना और क्या, एक प्रश्न का बलिदान इतनी टेंशन करो रहे थे, इतनी टेंशन करो दूसरा तथ्य कद याद करो, इतनी टेंशन करनी नहीं, पढ़ाई बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जितना व्यवस्थित याद होता है उतना करो। ये अपवाद ये कंफ्यूजन ये जो लेके बैठते हैं ना ये लेके ही बैठे रहते हैं, 10-15 साल लग जाते हैं इनको वैकेंसी निकालने में, तो ये ऐसा नहीं बनना है आपको, ठीक है ना। भाव क्षेत्र, भाव क्षेत्र यानी क्रमशः ये कहां से कहां तक कौन कौन से जिलों में होकर बहती है, तो इसकी मैंने आपको दे दी है यहाँ पे ट्रिक, ठीक है। ट्रिक्स जो है ट्रिक्स का समायोजन जो मैं बुक लिख रहा हूं उसमें सभी, इसके अलावा भी जैसे कई लोग कहते हैं सर आपकी क्लास के नोट्स ही बना रहे हैं तो क्या बुक्स के अंदर एक्स्ट्रा मैटर आएगा, तो आप देख लेना बुक्स के अंदर, मतलब ये समझ लो कि क्लास में जो भी छूट जाता है, क्योंकि क्लास तो एक मतलब बताता मैं सभी हूं लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो आपको रिटर्न में या बुक्स में मिल सकती है, और वो उस तरीके से बना रहा हूं मैं कि वो आपको पढ़ते ही याद हो जाएगी, और याद करने के तरीके एग्जाम पैटर्न के तरीके पर उसके ऊपर काम चल रहा है। और बाकी जैसे इसमें से कोई चीज छूटती है या मैंने बोल तो दी लिखवाई नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जहां से प्रश्न बन जाते हैं कई बार, वो सारी उसमें इंक्लूड करने की कोशिश है। लेकिन सारी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ग्रंथ दूंगा, मैं आपको दूंगा बिल्कुल लिमिटेड, जो वन लाइनर लिख रहा हूं उस पे तो अलग से काम चल रहा है, एक दो प्रोजेक्ट और है वो जल्दी बता दिए जाएंगे आपको। अभी आप अब पढ़ें इसको, देखो ये राजसमंद से उद्गमित होती है, तो सबसे पहले राजसमंद, ठीक है, फिर ये यहां से लेना है, ये तो बनास है, ठीक है, यहां से ये आ जाएगा चित्तौड़, चित्तौड़, ठीक है, यहां से फिर आगे चलने पर ये चली जाती है भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा से फिर ये अजमेर के अंदर, अजमेर, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं यहां से, अजमेर के अंदर, अजमेर से फिर यहां से लेना है आपको टोंक, टोंक में सरपिलाकार बहती है, और इसके बाद में यहां से लेना है आपको सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में ये जो है चंबल नदी में सीन नदी के साथ में मिल जाती है, त्रिवेणी बनाती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। अब देखो ये भी 6 जिलों में जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, लूनी भी 6 जिलों में बहती है, चंबल भी 6 जिलों में से बहती है। तो यहाँ पे अपने राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से चंबल, चंबल जाएगी यमुना, यमुना जाएगी बंगाल की खाड़ी में, ऐसे जाती है। तो ये चीजें हैं जो आप धीरे धीरे, अब जैसे कोई नए हैं तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, मैं आपको जीरो से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से साथ साथ चलेंगे ना, तो नए हैं चाहे पुराने हैं सभी को फायदा होगा। हर क्लास, चाहे मैं ये क्लास आज दे रहा हूं, मान लो यही क्लास मैं वापस जब भी शूट करूंगा ना तो उसमें भी कुछ नई चीजें मिलेगी, फिर वापस शूट करूंगा ना तो उसमें भी कुछ नई चीज, तो हर क्लास, जैसे रीट की क्लासेस थी, रीट की क्लासेस से अब की क्लासेस में भी नई चीजें मिल रही है। अब यही मान लो कि अगले भविष्य में और बैच चलाऊं, वापस कोई सेकंड ग्रेड आ गई या फर्स्ट ग्रेड की चलाऊं, तो फिर उसमें भी वापस कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। तो जो नए हैं और जो पुराने हैं सभी को जो है उसमें फायदा तो होने वाला है, ठीक है। तो सवाई माधोपुर में अपन ने पहुंचा दी नदी को, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये भूरी मिट्टी का निर्माण करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और जिसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट करता हूं, क्या पता एग्जामिनर खुद क्लास देखता है क्या, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था, मरु त्रिकोण मोस्ट इंपोर्टेंट कहा था कि मरु त्रिकोण मोस्ट इंपोर्टेंट, आरएस का पेपर उठा के देख लो, सवाल वहां से आया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भूरी मिट्टी का निर्माण कौन सी नदी करती है, बनास नदी करती है। अब भी थे गलत कर दो, सवाल आ जाए एग्जाम पेपर में, अब भी थे गलत कर दो तो बस मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्लास देखकर नहीं दूंगा, ध्यान रखते हैं। टोंक में सर्पिलाकार बहती है ये नदी, ठीक है। देवली के अंदर राजमहल, देवली का है टोंक के अंदर ही है, देवली तहसील है, और राजमहल के अंदर इसमें बिशलपुर, टोंक में क्या बना हुआ है, बिशलपुर बांध बना हुआ है। बिशलपुर बांध पेयजल की दृष्टि से ये बहुत बड़ा बांध है, और इसमें से अजमेर, जयपुर वगैरह सब पानी पीते हैं इससे। कंक्रीट से बना हुआ एकमात्र बड़ा बांध है ये, पूरा का पूरा कंक्रीट से बना हुआ है। तो बिशलपुर बांध यहाँ पे बना हुआ है। रामेश्वरम के अंदर ये जो है चंबल में विलीन हो जाती है, इसके साथ में एक सीन नदी और जाकर मिलती है। तो ये हो गई साथियों बनास की ऊपर ऊपर की बातें, कि बनास कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाती है, कैसे जाती है, कहाँ कहाँ चलती है, ये सारी चीज, ठीक है। अब जो अपन अगली स्लाइड में पढ़ रहे हैं, अब अपन बनाएंगे अब कोरांगा की, कोरांगा नदी, कोरांगा। अब कई जने जो दूसरे हिंदी भाषी ज्यादा है वो समझेंगे ये क्या बोलते हैं बीच बीच में,
तो ये स्थानीय भाषा है। स्थानीय भाषा में जो गुणों आवे स्थानीय लोगन, ठीक है ना, जो बोला बांगा बांछा खिल जाएगा। तो अब अपन जो है बनाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो और बढ़िया से आप इसको डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। एक एक नदी आपको बताता हूं, एक एक नदी का उद्गम स्थल आपको बताता हूं, और वो कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है ये तो पता नहीं, बाकी मिलती है ये जरूर बताता हूं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वीरों रणबांकुरों तैयार हो, अब शुरू करते हैं, बनाते हैं बनास नदी को। बोर्ड पूरा साफ है। चलिए आज थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं, क्योंकि नदी बड़ी है तो अपन थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। ठीक है, साथ साथ में मैं बोल रहा हूं आपको, साथ साथ में लिखना है। सबसे पहले बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां बना दीजिए सबसे पहले। ये मान लो कि आपने जहां से उद्गम किया ना, खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम इसको कर लिया। बनास नदी जो है अपने यहाँ से गंतव्य से निकल चुकी है। अब बनास नदी निकल चुकी है, लेकिन यहाँ से एक नदी अपन और निकालते हैं। यदि नीचे का भाग आपको अभी नहीं दिखता है तो भी घबराना मत, मैं इसमें जो है आपको कल की तरह ही उपलब्ध करवा दूंगा आपने इसको बनाकर। ठीक है ना पूरा, लेकिन बनाओ एक बार मेरे साथ साथ, ऐसा लगेगा आपको कि आप ऑफलाइन क्लास में ही बना रहे हो, ऐसा ही फील करें। ठीक है, और इस तरीके से ये देखो 4 नदियां मैंने यहाँ पर छोड़ दी है और इसको यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये क्या बनाया है आपने? ओबिन जड़ो दिखे, ओबिन जड़ो है, ये है उदय सागर झील। उदय सागर झील है। ठीक है, और यहां से जो निकली है, ये निकली है आपके आयड़ नदी। आयड़ नदी, और ये कहां से निकली है? ये ईशवाल की पहाड़ियां उदयपुर से, ईशवाल की पहाड़ी उदयपुर से निकली है आपके आयड़ नदी, और आयड़ नदी आकर गिरी है उदय सागर झील के अंदर। ये वही उदय सागर झील है जहां पे मानसिंह को रुपाया गया था जब वो प्रस्ताव लेकर आया था, शांति प्रस्ताव मनाने के लिए महाराणा प्रताप को। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया अच्छे से। तो उदय सागर झील में ये आकर गिर गई, और इसके अंदर जो है 4 नदियां और मिलती है। लेकिन ये उदय सागर झील से जब जैसे आगे निकलती है, इसका नाम चेंज हो जाता है और ये फिर कहलाती है बेडच नदी। क्या कहलाती है? ध्यान से समझना। ईशवाल की पहाड़ियों से निकली आयड़ नदी के रूप में। आयड़ नदी गिरी उदय सागर झील में, और उदय सागर झील से फिर वापस निकली तो ये कहलाई आपके बेडच नदी। अब इसमें 4 नदियां और गिरती है, वो है औराई एक तो, ठीक है, एक है आपके आयड़ तो थी, एक है आपके बेडच हो गई, गंभीरी एक गिरेगी इसके अंदर, गंभीरी नदी, एक गिरेगी आपके गुर्जरी नदी, गुर्जरी नदी, और एक गिरेगी आपके वागली नदी, वागली नदी। देखो औराई, गंभीरी, गुर्जरी और वागली। अब ये कहां से आती है इनको मत इतना ध्यान देना, क्योंकि आगे और बहुत नदियां आपको ध्यान देनी है, तो इसमें यदि उलझ गए तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। तो यहां से इसको अपन ने गिरा दी इसके अंदर। अब यहां से एक नदी गिराते हैं और अंदर अपन, ठीक है, ये नदी है आपके, पहले इसको ऐसा करते हैं, ये तो है आपके मेणाल नदी, मेणाल नदी है। मेणाल से पहले एक नदी और यहां पे अपन एंटर करवाते हैं, ये है आपकी कोठारी नदी। कौन सी है? ये कोठारी कहां से आती है? दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां से आती है, और यहां नंदराय नामक जगह है, नंदराय भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, नंदराय भीलवाड़ा में आकर ये किस में मिल जाती है? बनास के अंदर मिल जाती है। और मेणाल नदी जो है ये आपके चित्तौड़ से आती है, चित्तौड़ से आने वाली मेणाल नदी, और ये जो मिलती है, ये जो जगह है ये त्रिवेणी संगम है, और इसका नाम है बिगोद। ये भी कहां है? भीलवाड़ा में। ठीक है, साथ साथ बनाते रहना, नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगी। ये देख लो एक बार, यहां से मैंने ये मिलाई है, और अब जैसे जैसे अभी तो ये दिख रहा है, अब जैसे जैसे पूरा चित्र बनेगा ना, आप कहोगे वास्तव नदी बढ़िया बनी है। तो मेणाल नदी जो मिल गई बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, त्रिवेणी संगम बनाया है। अब त्रिवेणी में कौन सी है? देखो बनास, बेडच और मेणाल। ये प्रश्न यहाँ से आपके
तैयार हो गया। फिर इस बनास को ले जाते हैं अपन आगे, इसमें एक नदी और मिला देते हैं यहाँ। इस नदी का नाम है ढील नदी। ढील नदी, ठीक है। ढील नदी कहाँ से आती है? ढील नदी आती है आपके टोंक से आती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पहले गिरा देते हैं अपन, थोड़ा सा पहले, क्योंकि आगे फिर वो एक त्रिवेणी और बनाना है अपन को। चलिए यहीं रखते हैं, कोई बात नहीं। ढील नदी आती है टोंक से, फिलपुरा गांव के अंदर मिलती है। फिलपुरा गांव में ये किस में मिल जाती है? बनास के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अब यहां पे अपन ऐसा करते हैं, यहां से लेते हैं एक नदी, ठीक है, और यहां से भी एक नदी ले लेते हैं। आज शेयर जरूर करनी है क्लास, ठीक है नहीं? हाँ, यूं नहीं कि थे बसे शेयर ही कौन करो रहे थे, इतो की आलस करो। हाँ नहीं, आप जिन जिन मानो ने भी नहीं सौगन है, शेयर जरूर करनी है। हम कैसा थे तो सौगन गालन डूबगा, तो यूं ही है, बस थे नहीं मानो तो कहीं करा। देखो ऐसा है, ये इस ऐसी चीजों में देखो मजा आता है। मजा कैसे आता है कि स्कूल में, जैसे मेरे मिडिल स्कूल में बच्चे जो है छोटे हैं, पहली दूसरी के जैसे बच्चे हैं। कल मैंने टेलीग्राम पे वीडियो भी डाला, देखो आपने। मैं सिखाने का जो है तरीके थोड़े से करता हूँ, कोशिश है, बच्चे सीखते भी हैं। अब उसमें उन बच्चों के साथ में मजा कैसे आता है कि एक बार एक बच्चे को मैंने पूछा, एबीसीडी याद करने के लिए दी, वर्णमाला, ठीक है, पूरे अल्फाबेट। अब एबीसीडी वो ऐसे याद करता, याद करके आया, ठीक है, वो भूल जाता था, याद करके आया, कैसे क्रम से याद करते एबीसीडी एफ जी एच आई जेड, तो ऐसे तो उनको याद हो गई। लेकिन मैंने क्या किया कि एबीसीडी जैसे बोलने लगा ना, मैंने बोर्ड पे लिख दिया एच, कि ये बोल, ये क्या है, ए बी सी, ऐसे तो लिख दिया, पूरी एबीसीडी लिखी वर्णमाला। उसके बाद में मैंने जैसे ए बी सी डी वो बोलता गया, मैंने बीच में से बोल दिया ये क्या है। अब वो चक्कर में पड़ गया, वो मुझे क्या कहता होता है, गुरुजी थे तो रुकट्टी खाओगे। तो ये स्थानीय भाषा होती है, मैं कि रुकट्टी क्या खाओ रहे, तो कहते हैं रुकट्टी खाओ, बीच में पूछो। तो ये चीज है, तो सौगन है जिन्हें जिन्हें देखो शेयर को नहीं करे, तो शेयर करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मजाक हो गई। अब यहाँ पे जो है ये नदी है साथियों आपकी डाई नदी। कौन सी वाली? ये डाई नदी है आपके, ठीक है। लेकिन डाई और बनास, डाई और खारी, ये इनको तो मिलानी अपन को साथ के अंदर, क्योंकि ये त्रिवेणी बनाएगी। देखो एक बार बनाने में आपको मेहनत पड़ेगी, फिर बाद में एकदम इसको इसलिए साथ में मिलानी है क्योंकि ये त्रिवेणी संगम है, ये भी त्रिवेणी बनेगा। अब यूं नहीं है कि फिलपुरा और ये बिल्कुल पास है, अपने पास बोर्ड इतना ही है, बोर्ड के हिसाब से बन रही है, और ये कोई पैमाने पर नहीं है। ये चीज भी आप ध्यान में रखें, पैमाने पर होती ना तो उस हिसाब से अपन काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो डाई नदी आ रही है, ये आती है आपके किशनगढ़ की पहाड़ियां, अजमेर से, ठीक है। और ये आ रही है आपके खारी नदी। अब इसमें ऐसा है साथियों कि ये खारी भी बहुत सारी नदियां हैं राजस्थान में, सुकड़ी भी बहुत सारी है, बांडी भी है अलग अलग, मोरेल भी है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग जगह पर इनके ये दो तीन नदियां अलग अलग, एक ही नाम की दो तीन अलग अलग नदियां भी है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये जो नदी है साथियों, चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा अच्छा दिखेगा चित्र। ये है आपकी जो आती है वो विजराल की पहाड़ियां। कहां से आती है? विजराल की पहाड़ियां, राजसमंद, ठीक है। विजराल की पहाड़ियां राजसमंद से आती है ये नदी, बनास, डाई और खारी। और ये जिस जगह मिलती है, ये वापस एक त्रिवेणी बना दिया इन्होंने, ठीक है। एक त्रिवेणी अपना बिगोद भीलवाड़ा में बना था, और एक त्रिवेणी यहां पे बना, और ये आपके स्थान है देवली। देवली कहाँ है? टोंक के अंदर है, ठीक है। अब ये देवली के पास ही, मतलब राजमहल में, यहाँ पे इसको फिलपुरा को मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार, नदी के अंदर लिखने से क्या है, यहाँ पे अपन बांध बनाते हैं एक। ये कहाँ मिलती है ये ध्यान रखना, ये जो है ना, ये फिलपुरा गांव के अंदर मिलती है, फिलपुरा गांव में मिलती है। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक विशलपुर बांध बना देता हूँ। ये राजमहल के अंदर कहाँ है?
राजमहल के अंदर बिशलपुर बांध बना हुआ है, ठीक है, बनास नदी पे बिशलपुर बांध बना हुआ है। देखो डायग्राम जब बनाते हैं तो इस तरीके से कई बार मेजरमेंट के हिसाब से अपन को मिटाना भी पड़ता है, तो आप भी पहले रफ बनाएं, उसके बाद में इसको फेयर करें और फेयर बढ़िया व्यवस्थित फॉर्मेटिंग करके करें। ये हमेशा ही आपके काम आने वाली है, आगे बहुत काम आएगी, ठीक है। अब इसमें अपन मिलाते हैं, चलो डाई हो गई, खारी हो गई, और अब इसके अंदर अपने मिलेगी बोर्ड, तो फिर भी छोटा पड़ रहा है, बोर्ड तो फिर भी छोटा पड़ रहा है। यहां पे मिलेगी आपके मानसी नदी, ठीक है। मानसी के अंदर भी एक और नदी मिलती है आपके, वो उसका नाम है सोहद्रा नदी। क्या नाम है? सोहद्रा। आती कहां से है? अजमेर से। अजमेर से आने वाली सोहद्रा नदी और बांडी नदी। बांडी कहां से आती है? जयपुर से। जयपुर से आने वाली बांडी नदी। और मानसी आती है आपके सिलोरा की पहाड़ियां, सिलोरा की पहाड़ियों से आने वाली मानसी नदी इसके अंदर मिली है। ये नदी जो है ना, तीर का निशान किया देख लेना, सोहद्रा नदी है अजमेर से आने वाली, और बांडी नदी है जयपुर से आने वाली। अब इसमें एक और नदी मिलाते हैं अपन। नदियां जो है अपने थोड़ा सा बोर्ड कम पड़ रहा है, इसके अंदर एक नदी मिलेगी जो है आपके ढूंढ नदी। कहां से आती है? जयपुर से। ढूंढाड़ वाला क्षेत्र पड़ा है ना, वो ढूंढाड़, इस ढूंढ नदी के आसपास वाले क्षेत्र को ही ढूंढाड़ नदी कहते हैं। और ये जो नदी है आपकी, वो है मोरेल नदी। मोरेल नदी ये आती है, ये भी जयपुर से, और जयपुर में आती है ये चैनपुरा की पहाड़ियां। जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियां, ठीक है। एक नदी और मिलानी पड़ेगी यहाँ पे। ये जो नदी है साथियों, ये है आपकी, यहाँ लिख देता हूं, कालीसील नदी, ठीक है। ये कहाँ से आती है? करौली से आती है। करौली से आती है कालीसील नदी, और मिलती है यहाँ हाड़ौती गांव है एक, हाड़ौती गांव में ये मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। और फिर इसको अपन मिलाएंगे यहाँ पे, एक और नदी छोटी सी मिला देंगे यहाँ, वो छोटी है वैसे, ये बनास के साथ में मिलेगी यहाँ। और ये आपके है चंबल नदी जा रही है यहाँ से, ठीक है ना, ये चंबल नदी जा रही है। और ये जो नदी मिल रही है इसके अंदर, ये है सीन नदी, और ये है आपके, बड़े से लिख देता हूं मैं, चंबल नदी, ठीक है। और ये आपकी कौन सी है? बनास नदी, ठीक है, यहां भी लिख देता हूं बनास नदी, ठीक है। ये बनास नदी जा रही है। अब इसमें देखो, ये इतना अब मकड़ जाल बन चुका है। अब इसमें एक दो चीज और बतानी है आपको। हाँ, मोरेल नदी जो मिलती है, मोरेल नदी जो मिलती है वो जगह है आपकी खंडार, ठीक है, खंडार सवाई माधोपुर, खंडार सवाई माधोपुर। और ये जो मानसी जो मिलती है वह है आपकी गहलोद। जगह का नाम क्या है? गहलोद है। गहलोद के अंदर, गहलोद नामक जगह पर मिलती है, और गहलोद है आपके बिशलपुर के अंदर, बिशलपुर। ये जो मानसी नदी मिलती है गहलोद बिशलपुर, ये खंडार के अंदर, ये हाड़ौती गांव के अंदर। और ये जो मिलती है ना, ये बनासपुरी यहां मिलती है ना, ये कौन सा क्षेत्र है? रामेश्वरम, त्रिवेणी है ये भी। ये त्रिवेणी जितने भी है मैंने इनको गोल गोल में डाल रखा है, ठीक है। अब त्रिवेणी में एक मिल रही है ये सीन नदी, एरो कर देता हूं, ये सीन नदी मिल रही है, ये चंबल मिल ही रही है, और बनास नदी। तो ये इस पे तीन त्रिवेणी हो गए। देखो, एक रामेश्वरम हो गया, एक देवली टोंक वाला हो गया, एक बिगोद भिलवाड़ा वाला हो गया। ये फिलपुरा गांव में मिल रही है, ये बिगोद में मिल रही है, ये नंदराय भिलवाड़ा में मिल रही है, ये मेणाल, ये आपके डाई खारी और बनास डाई और खारी जो है देवली टोंक के अंदर मिल रही है, ये गहलोद के अंदर। ये सारी की सारी नदियां। अब इसमें ऐसा है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग करने से क्या होगा? फॉर्मेटिंग करके और आपको व्यवस्थित में बिल्कुल एकदम इसको
यदि स्क्रीनशॉट लेके बनाते हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी लेते हो मैं टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा इसको, पूरा का पूरा अपने कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा मैं। और इस चित्र को देखकर व्यवस्थित आप क्या है पेपर तिरछा करके आड़े पेपर पे बनाना और बढ़िया से एकदम 1-2 बार रफ में बनाना, प्रैक्टिस करके फिर फेयर में बना देना। अलग अलग पेन यूज करना, हमेशा के लिए ये आपके परमानेंट चीज हो जाएगी। तो अब नदी में अपन क्या करते हैं, नदियां तो बना दी, अब नदी में थोड़ा सा पानी भर देते हैं। हालांकि मैं ये ब्लू कलर करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं जब एडिटिंग करके तो उसमें जो कलर में देखते हैं ना, ये लाइटिंग के हिसाब से कलर ये भी ब्लैक ही दिखता है। क्या करें, सब चीजें अपने हाथ में नहीं होती, जैसे चाहते हैं ना वैसे सब चीजें। ये उदय सागर झील है, ठीक है। चलिए फॉर्मेटिंग के साथ साथ आपको रिवीजन भी करवाता हूं मैं। इसके अंदर 4 नदियां गिर रही है, कौन कौन सी है अपने आपके है, एक तो औराई, गंभीरी, गुर्जरी और वागली, ठीक है। ये आयड नदी पहले उदय सागर झील में गिरती है, फिर बाद में ये बेडस नदी कहलाती है, बिगोद के अंदर जो त्रिवेणी बनाती है ये, ठीक है। फिर ये देवली टोंक नामक स्थान आ जाता है और देवली टोंक में आपके गिरती है एक तो डाई नदी और एक गिरती है आपकी विजराल की पहाड़ियों से आने वाली खारी नदी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे राजमहल के अंदर इस पर क्या बना हुआ है, आपके बिशलपुर बांध बना हुआ है, पेयजल की दृष्टि से बहुत बड़ा बांध है। और फिर आते हैं गहलोत, पहुंच गए अपन, मानसी नदी इसके अंदर गिरती है और मानसी के अंदर 2 नदियां और गिरती है, एक तो है सोदरा नदी और एक है बांडी नदी। बांडी आती है जयपुर से, सोदरा आती है अजमेर से। फिर अपन आ गए हैं खंडार, खंडार के अंदर आपकी गिरती है मोरेल नदी और मोरेल नदी में एक ढूंढ नदी गिरती है जो जयपुर से आती है। और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो करौली से आने वाली कालीसील नदी, कालीसील नदी इसके अंदर गिरती है हाड़ौती गांव के अंदर। हाड़ौती गांव है, ये क्षेत्र नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाड़ौती गांव के अंदर गिरती है। और इसके बाद में रामेश्वरम पहुंचते हैं तो रामेश्वरम में एक सीन नदी, बनास नदी, ये दोनों मिलकर कहाँ गिरती है, चंबल नदी में गिरती है। और चंबल बहुत बड़ी नदी है जिसको अपन कल पढ़ेंगे। और चंबल नदी में गिरती है और चंबल फिर जाकर गिरेगी किसमें, यमुना के अंदर, और यमुना जाएगी बंगाल की खाड़ी में इन सब नदियों का जल लेकर। तो ये आपकी हो गई नदियां, आज की बनास नदी। और बनास नदी किस दिशा में बह रही है उस दिशा को भी आपको ध्यान रखना है, इस दिशा में बह रही है, ठीक है। राजसमंद की पहाड़ियों से अपन ने निकाली है, तो सभी की दिशा भी बना देते हैं। क्या है, चित्र देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हम वायरल करो ना मंध्यान है, और नहीं करी तो पसे थे होच लीजो। चलिए देखो, शेयर करो तो अच्छा लगता है हमें भी। ये चंबल नदी जो है ये बह रही है, क्योंकि जब मेहनत करते हैं और उसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है और विद्यार्थी पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो पढ़ाने का आनंद आता है कि हाँ विद्यार्थी वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं और अपन जिस उद्देश्य से मेहनत कर रहे हैं वह सफल हो रहा है। अपने ढील नदी में तो पानी डाला ही नहीं, सूखी रह गई है, तो ढील नदी को भी भर देते हैं पानी से, ठीक है। और कोई तो नहीं रही बाकी, हाँ देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये ढील नदी। चलिए अब देखो, अब सहायक नदियां पूछते हैं ना, बनास की सहायक नदी कौन सी। अब देखो बनास की सहायक, वो प्रश्न जो आरएस में आया था उसमें ये पूछा था कि इसकी सहायक नदी बेडस भी है, ये कोमलगढ़ के यहाँ से निकलती है, इनमें से क्या क्या कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है, तो बनास नदी के बारे में। अब देख लो बेडस नदी इसकी सहायक है, ठीक है। ये जो है बेडस की सहायक है, ये ढील नदी इसकी सहायक है, डाई नदी इसकी सहायक है, खारी नदी इसकी सहायक है, मानसी इसकी सहायक है, मोरेल इसकी सहायक है, कालीसील इसकी सहायक है, सीन नदी जो है वो इसके साथ में यहाँ त्रिवेणी बनाती है। फिर प्रश्न बनते हैं त्रिवेणी से, फिर प्रश्न बन जाएगा बांध से, ठीक है ना। और मेनाल में एक मेनाल नदी जो है, इसमें भिलवाड़ा में एक मेनाल जलप्रपात भी है। तो ये सारी चीजें, अब मतलब नदियों में से प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न बाहर जाएगा कहाँ। अब मैं यहाँ पे इसकी लंबाई लिख लेता हूँ, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में बहाव की, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे एक बार वापस लिख देते हैं अपन नाम, ठीक है। अब ये जो जो अपन ने लिखे है ना, आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूं आपको होमवर्क क्या करना है। होमवर्क में ये करना है कि सहायक नदियां सारी की सारी लिखोगे, और सहायक नदी जहां से आ रही है जो मैंने बताया है, ये चित्र बनाने के अलावा सहायक नदी जहां से जो आ रही है उसको लिखना है, उसका स्थान लिखना है, और जो जहां पे मिल रही है वो चीज लिखनी है। बस इतना ही पूछा जाता है, ताकि आपके सहायक नदियां के साथ साथ कहां से आ रही, कहां मिल रही है, वो चीज भी क्लियर होती चली जाए। और ये त्रिवेणी जो है वो अलग से लिख लेना कि रामेश्वरम में सीन, चंबल और बनास मिल रही है, देवली के अंदर आपके मिल रही है बनास, डाई और खारी मिल रही है, और बिगोद के अंदर मिल रही है
बेडच, मेनाल और बनास मिल रही है। तो ये चीज आपको होमवर्क के रूप में भी करना है। अपने आज के टॉपिक में बनास नदी जो है वो मेरी तरफ से पूरी हो चुकी है। फिर इसमें से कुछ चीजें जो छूटी है वो मैं बुक में ऐड कर दूंगा। काफी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि आपके जल प्रपात वगैरह जितने भी जो भी प्रश्न बनते हैं, और तो उनकी जितनी भी चीजें हैं वो अपने उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी आपको रनिंग में भी वो चीज बता देंगे। तो कल पढ़ेंगे अपन, कल संडे है तो देखो संडे को क्लास शूट कर पाता हूँ अगर तो दे दूंगा, नहीं तो फिर सोमवार को अपन पढ़ेंगे चंबल नदी। अब कई विद्यार्थी है कि सर इस स्पीड से कब पूरा होगा, तो भाई वैकेंसी तो आवन दो थे, अभी तक इतना तो करवा दिया आपको, फिर भी आपको लगता है कि सर पीछे रख देंगे हमें, हम इनके भरोसे रह जाएंगे। तो देखो मैंने किसी को बांधा हुआ नहीं है। आपको जहां लगता है कि 1 महीने में पूरा करना है और ये इतनी फीस में करवा रहे हैं, वहां पे फीस देके आप 1 महीने में पूरा कर सकते हो। लेकिन अपने जो कंटेंट है और अपना जो तरीका है वो अभी यही रहेगा। जब मुझे लगेगा कि स्पीड बूस्ट करनी है तब मैं अपने आप बूस्ट कर दूंगा। बार बार मतलब एक ही चीज ये नहीं कहें कि कब पूरा होगा, जब पूरा करना है 1 महीने में कर लो। आपको बहुत सारी कोचिंगें पढ़ा रही है, मैंने कब बांध के रखा है आपको, बताओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ो। मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन करने का मना भी नहीं करता हूं आपको, और न किसी को सजेस्ट करता हूं कि इस कोचिंग को ज्वाइन करो। तो फिर आप स्वतंत्र हो इस मामले में, आप यहाँ भी पढ़ रहे हो वहां भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। आप वहां से 1 महीने में पूरा कर सकते हो, वहां से 1 महीने में पूरा कर लो। अपने तो देखो ये गुणवत्ता के साथ में न तो समझौता किया है और न समझौता आगे भी किया जाएगा। जहां से प्रश्न जब बनते हैं तब आपको लगता है कि हाँ सर प्रश्न बने हैं, तो प्रश्न बने हैं तो उस हिसाब से चलना भी पड़ेगा। न तो मैं आपको इतना मैटर इतना भी नहीं दे रहा हूं कि मैं सेकंड ग्रेड के बैच में आपको आईएएस का मैटर करवा दूं, ऐसा भी नहीं है। न कम न ज्यादा की थ्योरी लेकर चलता हूं, जितना पूछा जाता है एग्जाम में उस थ्योरी को लेकर चलता हूं और उस थ्योरी के ऊपर ही चलूंगा, लेकिन गुणवत्ता के साथ में समझौता नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आगे से इस मामले में सफाई नहीं दे जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं और नियमित निरंतर पढ़ रहे हैं, जिन्हें कोई उतावल नहीं है। उनको पता है कि सर को जरूरत महसूस होगी तो वो अपने आप स्पीड बूस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो रीट में मुझसे पढ़ चुके हैं और रीट में इतने कम समय में इतने ज्यादा टॉपिक उनको करवा दिए थे और उसमें से सवाल आए हैं। पूरी रणनीति बताई थी, पूरी रणनीति को फॉलो किया, उनके पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और आने वाले समय में मैं खुद बताऊंगा आपको कि इतने सिलेक्शन है। मुझे लगता है कि फोटो से जब बनाऊंगा मैं, वो मेरे जगह कम पड़ जाएगी, इतने सिलेक्शन तो मैं दे दूंगा। तो ये चीजें आप लोगों का प्रेम ही है, लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ विद्यार्थी इतने मतलब उतावल करते हैं, ये उतावलापन उन्हें कहीं ना कहीं उनके लिए घातक सिद्ध होता है, लेकिन समझते नहीं। मेरे जैसा समझाने वाला, इतना चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कहने वाला, और फिर भी आप वही की वही ढाक के 3 पात वाली बात हो जाती है, तब क्या किया जाए फिर। अपना तो ये देखो तरीका है साथियों, जो है खुली किताब है, आपके सामने है कि ये चीजें जो कहता हूं स्पष्ट कहता हूं, जो पढ़ाता हूं स्पष्ट पढ़ाता हूं, न तो कोई हिडन चीजें हैं, न कोई हिडन शर्त है, न कोई ऐसी बात है। क्लासेस, कई लोग कहते हैं सर क्लासेस कहाँ रही, यार क्लासेस सब जने जान रहे, सार्वजनिक रूप से कहीं यूट्यूब की प्लेलिस्ट जाकर देख लो। प्लेलिस्ट के अंदर पूरी अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरे एक एक नंबर डाल रखा है क्लास पे, जो क्लास के अंदर क्या मैटर है वो दे रखा है ऊपर। मेरी तरफ से मैंने पूरा ही व्यवस्थित काम किया है, लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी जो वीडियो चालू करते ही सवाल डाल देते कि देखना कोई टेक्निकल टीम काम करे नहीं, जवाब दे दी और काम किए हैं। और तो ऐसा है कि इसलिए अननेसेसरी कमेंट जो है कि हजारों कमेंट, हजारों मैसेज दिन के आ रहे हैं, अननेसेसरी का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए हमें समय बहुत ज्यादा चाहिए होता है, उसके अंदर एफर्ट बहुत ज्यादा डालना होता है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है। तो इसलिए हमें समय को बचाना पड़ता है। उम्मीद है इस बात को आप सब समझेंगे, जो मेरी कंडीशन है उसे आप समझेंगे और उस हिसाब से ही कार्य करेंगे, उस हिसाब से ही पूछेंगे। बाकी आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत खुशी मिलती है जब आप लोगों को फायदा पहुंचता है और आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अननेसेसरी, अवांछनीय, अननेसेसरी जो चीजें उनसे बचें साथियों। ठीक है, चलिए आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं व्यवस्थित इसको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।